जय हिंद। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो है हम क्या क्या जाने टैली शब्दावली, टैली से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आपको समझाना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हम कैसे जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है हमारी दूसरी यहाँ पर देख लेंगे लेजर। सबसे पहले जो होता है लेजर, हमारे जो टैली का मुख्य भाग होता है लेजर। लेजर जो होता है, लेजर का हिंदी में इसको बुक कहा जाता है। जैसे कि हम आपको एक समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी मान लीजिए कोई भी आपकी शॉप है या हमारी शॉप है, तो ये जो हमारी शॉप है इसमें जो मेंटेनेंस के लिए या फिर लेख जोख के लिए हम जो है रखते हैं अपना एक रजिस्टर बनाकर, जैसे कि उसका लेजर बना के उसको एक प्रकार से लेजर कहा जाता है। जैसे हमारे शॉप में यदि कोई क्या सामान लेके गया है, क्या नहीं लेके गया है, ये चीज़ें हम रजिस्टर में नोट करते हैं। जैसे कि रजिस्टर में हम एक पन्ने पे उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद से उसका पता लिखते हैं, उसके बाद से उसके बारे में जैसे कि वो आज क्या सामान लेके गया, उसका पैसा दिया है नहीं दिया है, अगला उसका कितना बकाया है, कितना हमको एडवांस में दिया है, ये चीज़ें जो हमें रजिस्टर में नोट करते हैं। तो उसके लिए हम एक मानक रूप में उसके नाम से एक जो है लेजर बनाते हैं, या बुक में एक जो है उसका नाम से खाता बनाते हैं। तो उसको जो है हम बुक कर सकते हैं। लेजर के अंतर्गत कई खाते बनते हैं, तो इसलिए लेजर जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो परिभाषा, लेजर एक बुक होता है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट बनाए जाते हैं। टैली में जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सभी लेजर के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो लेजर जो हमारा बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट हमारा है अकाउंट। जो होते हैं तीन प्रकार के हमारे जो है टैली में अकाउंट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो इनके बारे में हम जो विस्तार रूप में आगे जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला जो है पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्तियों, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनियों और कैपिटल अकाउंट के भी खाते जो होते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है उसका जो अकाउंट होगा वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हो आएगा। कोई फार्म है, जैसे कोई भी फार्म है, हम कोई भी सोसाइटी चला रहे हैं या ट्रस्ट चला रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी उसका अकाउंट होगा वो भी हमारा जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बाकी जो बैंक का अकाउंट होता है वो भी जो हमारा इसके अंतर्गत आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। कंपनी और जो है कंपनी का जो भी अकाउंट होता है वो भी हमारा जो है पर्सनल के अंतर्गत आता है। और कैपिटल, जैसा कि हम अपने कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उसमें जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो कैपिटल का खाता खुलता है ये भी जो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी गुड्स और असेस्ट के खाते शामिल होते हैं। रियल अकाउंट में जो होता है हमारे जैसे गुड्स, जो सामान होते हैं उनके खाते, और जो हमारे जो यूजिंग के लिए, जैसे कि हम अपने कोई भी कंपनी चला रहे हैं तो उसमें जो भाड़ा लगता है या फिर मजदूरी लगती है या फिर जो हम कंप्यूटर खरीद के लाते हैं उसका जो पैसा लगता है वो भी जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है रियल अकाउंट में जैसे हम कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, इन सब का जो अकाउंट है आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है यहाँ पर तीसरा आप देख लेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है जितने भी आय और खर्चे के खाते होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आय और खर्चे, जो हमारे कंपनी में जो भी इनकम होती है उसको आय कहते हैं, और जो खर्चे होते हैं उसको खर्चे कहते हैं। तो इन सब के जितने भी खाते होते हैं इसको हम जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सैलरी, जैसे हमें किसी को सैलरी देना है तो वो जो हमारा हो जाएगा वो हमारा भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यदि हम लाइट का बिल भरते हैं तो उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। यदि हम जो हम अपनी शॉप चला रहे हैं उसका जो है किसी और का जो है हमारा शॉप जो है किसी अन्य के बिल्डिंग में है तो उसका जो हमको रेंट देना होता है, तो रेंट जो होगा वो भी हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और हमें जैसे कि हम अपने शॉप को जो है प्रचार करना चाहते हैं, उसको जो है थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उसका, तो जो है विज्ञापन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारे खर्चे होते हैं वो भी जो है उसके भी अकाउंट जो है वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से आप आगे देख लेंगे ग्रुप्स। टैली में ग्रुप्स की मदद से सभी अकाउंट्स की सही तरीके से पहचान की जाती है। टैली में जैसे ग्रुप्स भी होता है, जैसे कि क्रेडिट का ग्रुप हो गया, डेबिट का ग्रुप हो गया। जैसे कि हमारा जितना भी हमारा सामान डेबिट के, जितने भी लोग हमें डेबिट किए होंगे वो डेबिट के अंतर्गत चला जाएगा, जो भी हमको क्रेडिट किए होंगे वो क्रेडिट में आ जाएंगे। इसमें आप देख लेंगे आगे क्या है,
जिससे टैली अकाउंट की रिपोर्टिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। टैली में काम करने के लिए पहले से ही 28 ग्रुप बने मिल जाते हैं। टैली में काम करने के लिए कुछ ग्रुप जो प्राइमरी होते हैं वो आपको ऑलरेडी बने मिल जाएंगे। उसके बाद से आप देख लेंगे, इसके अलावा भी आप टैली में और भी ग्रुप बना सकते हैं, और भी अपने हिसाब से यदि आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जान लेंगे यहाँ पर गुड्स। गुड्स को हम जो हिंदी में माल या सामान कहते हैं। जैसे कि बिजनेस में जो भी दैनिक रूप से खरीदा और बेचा जाता है उसे गुड्स कहा जाता है। जैसे कि हमारा बिजनेस है एक, और जैसे कि मान लीजिए हमारा एक शॉपिंग मॉल है, या फिर जो भी कोई भी किसी भी चीज़ किराना स्टोर की हमारी दुकान है, तो उसमें जो भी सामान हम खरीद के लाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं इसको जो हम गुड्स कहते हैं। जो उसके बीच में हमारा जो सामान हम खरीद के ला रहे हैं उसको गुड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मॉल देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है रखी हुई थी, ये सब जो है पहले दुकानदार खरीद के लाएगा अपने जो कंपनी के लिए, उसके बाद से वहाँ से वो बेचेगा। तो जो खरीदारी और बिक्री होता है जिस चीज़ का, उसको हम गुड्स कहते हैं। इसको आप माल भी कह सकते हैं या फिर सामान भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो आप जान गए होंगे कि माल या सामान जो है गुड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टॉक। स्टॉक की हिंदी जो होती है उसको रहतिया कहते हैं। स्टॉक में से रहतिया होता है, और इसका जो है स्टॉक भी गुड्स माल सामान को ही कहा जाता है। स्टॉक जो होता है हमारा, इसको हम गुड्स माल या सामान को, स्टॉक में एक प्रकार से देखेंगे तो स्टॉक में ये कह सकते हैं कि किसी जैसे सामान की कैटेगरी है उसको हम एक स्टॉक कर सकते हैं। जैसे कि हमको कुछ सामान बेचना है तो हमारे पास आया, तो उसको जैसे कि हमारे पास स्टॉक में इतना ही है, हम कहते हैं हमारे पास जो है ये 5 पीस स्टॉक में है, तो जितना उपलब्ध रहता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक के अंतर्गत जो है सामान जो हमारे आते हैं उनको ही मतलब हम स्टॉक भी कहते हैं। जो हमारे गुड्स होते हैं उसको स्टॉक भी हम कहते हैं। आगे देखेंगे कैपिटल, पूंजी। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। यदि जो बिजनेस का मालिक द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए जो निवेश किया जाता है, जैसे कोई यदि बिजनेस चालू किया शुरू में, और वो जो अपने कंपनी में पैसा लगाता है उसे जो है निवेश कहते हैं। निवेश या पूंजी कह सकते हैं। पूंजी भी वही होता है, निवेश भी होता है। जैसे कि हम आपको इसको थोड़ा एक उदाहरण दे के समझाते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे कि यदि मान लीजिए विकास नाम का आदमी है, उसने 20,000 रुपया नगद और 10,000 रुपये जो है माल लेकर, जैसे कपड़े का सामान ले लिया, जैसे कि 20,000 रुपया नगद और 10,000 रुपये के माल से कपड़े के व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी इस व्यापार में लगी पूंजी की राशि टोटल 30,000 रुपये होगी। तो इस प्रकार से जो है ये जो पूंजी हमारा 30,000 रुपया विकास ने लगाया, वो जो हमारा हो जाता है कैपिटल हो जाता है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, तो कैश हो जाता है, गुड्स हो जाता है, एसेट्स के रूप में भी हो सकती है। जो हमारी पूंजी होती है कैश में हो सकती है, गुड्स में हो सकती है, और एसेट्स के रूप में भी हो सकती है। और यहाँ पर हम आपको एक और बात बता देते हैं, व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है, और व्यापार में हानि होने पर जो हमारी पूंजी है वो घटती है। तो ये जो आप ध्यान दीजिएगा, व्यापार में यदि हमारा लाभ होता है तो हमारी पूंजी बढ़ती है, और व्यापार में जब यदि हमारा हानि होता है तो पूंजी घटती है। नेक्स्ट जानेंगे असेस्ट। असेस्ट मीन्स होता है संपत्ति। संपत्ति जो है, संपत्ति का खाता, जैसे बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसे असेस्ट कहते हैं। जैसे कि यदि हम कोई बिजनेस चालू किए हैं तो सबसे पहले उसमें मान लीजिए यदि हम उसमें ऑनलाइन चीज़ें देना चाहते हैं, जैसे कि बिलिंग के लिए हमको कंप्यूटर चाहिए, उसके बाद से प्रिंटर चाहिए, तो ये चीज़ें हम खरीद के ले आएंगे। और उसके बाद से इन चीज़ों को चलाने के लिए जो भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे एसेट यानी संपत्ति कहते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि चेयर, फर्नीचर, मशीनरी, दुकान। अब चेयर, जैसे कि हम अपने कंपनी चालू किए हैं या फिर हम कोई दुकान चालू किए हैं, तो उसमें हम पहली बात तो चेयर जरूर लाएंगे बैठने के लिए, या फिर जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए चेयर लाएंगे। तो चेयर का जो भी पैसा लगेगा उसको हम संपत्ति में रख रहे हैं, क्योंकि इसका एक मेन ये होता है कि हम ये जो सामान खरीद के लाते हैं इसको बेचने के उद्देश्य से हम नहीं लाते हैं। इसको जो हम खुद के उपयोग के लिए लाते हैं, तो इसलिए जो है इसको हम एक परिभाषा दे देते हैं अशिष्ट की।
व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं संपत्ति कहलाती हैं। और संपत्ति में दो प्रकार की संपत्ति होती हैं। असेस्ट दो प्रकार का होता है, एक चल असेस्ट होता है और एक अचल होता है, एक करंट और एक फिक्स असेस्ट होता है। तो करंट असेस्ट में जो वे वस्तुएं आती हैं जिसको हम एक बार ला दिए तो उसको जो है हम वापस इधर उधर नहीं करते हैं। जैसे हम चेयर खरीद के लाए तो हम इसको बेचेंगे नहीं, या फिर हम कंप्यूटर खरीद के लाए तो इसको बेचेंगे नहीं, या फिर हम कोई अपने मशीन खरीद के लाए या फिर फर्नीचर जैसे कि हम टेबल लेकर आए तो उसको हम वापस बेचेंगे नहीं। तो ये जो हमारा फिक्स असेस्ट होता है। और जो है अचल संपत्ति होती है करंट असेस्ट, इसमें आपका जो है बैंक में जमा धन हो सकता है आपका, और जो आपके पास कैश हो सकता है, ये चीज़ें जो है नकदी हो सकती हैं। ये चीज़ें जो है हमारी करंट असेस्ट के अंतर्गत आती हैं, चल या अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आ सकते हैं। इसको जो हम इधर उधर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लायबिलिटीज, दायित्व। लायबिलिटीज दायित्व, लायबिलिटीज में दायित्व होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों को अथवा अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं दायित्व कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमें तो अभी हमने परिभाषा बता दी है, बट यहाँ पर हम देख रहे होंगे बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपने किसी मित्र से जो पैसे उधार लेते हैं फिर उसे आगे चलकर चुकाना पड़ता है, तो उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि हम यदि अपना पहली बार जो है हम अपनी दुकान खोलें या फिर हम जो जनरल स्टोर कुछ भी खोलें तो उसमें जो हम पैसा किसी से लेते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लिए, तो उसको हमको एक अवधि के बाद चुकाना पड़ता है, तो उसी को हम लायबिलिटीज कहते हैं। या फिर हम अपने किसी मित्र से उधार लिए हैं या फिर कहीं से भी हम अपने रिलेटिव से उधार लिए हैं तो उस पैसे को हमको चुकाना जरूर पड़ता है, तो इस चीज़ को हम लायबिलिटीज कहते हैं। और लायबिलिटीज भी होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है लॉन्ग टर्म जो है लायबिलिटीज, और एक होता है फिक्स असेट जो है शॉर्ट टर्म असेट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। तो जो अस्थायी दायित्व होता है ये वो दायित्व होते हैं जो एक साल से ज़्यादा के समय के लिए होते हैं। जैसे कि एक साल से ज़्यादा के समय के लिए जो होते हैं उनको चालू दायित्व में रखा जाता है, अस्थायी दायित्व में रखा जाता है। और जो एक साल से कम समय के अंदर चुकाना पड़ता है उसे हम जो है करंट लायबिलिटीज कहते हैं या शॉर्ट टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटीज के बारे में आप जान गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डेबिटर। डेबिटर देनदार, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे चल के इसका जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, डेबिटर और क्रेडिटर का। तो डेबिटर मतलब देनदार। बिजनेस में जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उन्हें देनदार यानी कि डेबिटर कहा जाता है। बिजनेस में जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उन्हें डेबिटर कहा जाता है। तो हम इसको और थोड़ा परिभाषित करके समझाना चाहेंगे। जैसे कि हमारे किसी संस्था है जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या रुपया उधार लेती है या फिर ऋणी या देनदार कहलाती है। यदि हमारी संस्था किसी से जो पैसा उधार लेती है या फिर हम कंपनी के लिए अपने किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम ऋणी या देनदार उसके लिए हम देनदार हो जाते हैं। तो हम एक प्रकार से ऋणी भी कहलाते हैं और देनदार भी उसको कहा जाता है। संक्षिप्त भाषा में उधार माल खरीदने वाला देनदार होता है और इस व्यक्ति को भविष्य में एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है, इसी को डेबिटर कहते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्रेडिटर, लेनदार। बिजनेस में जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं उन्हें हम लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहते हैं। बिजनेस में जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उन्हें हम जो है लेनदार, मतलब उनके लिए हम उनसे पैसा लेने वाले होते हैं, हम लेनदार होते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती हैं या रुपया उधार देती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गांव पे या फिर अपने शहर में कुछ लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, तो उन लोगों को जो है वो हमें लेनदार होते हैं हमसे। हमके यदि ये पैसा वो दे दिए हैं तो वो हमसे लेंगे एक अवधि के बाद, तो ऐसी चीज़ों को हम लेनदार कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्सपेंस मीन्स खर्चे। यहाँ पर देखें बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे गाड़ी का किराया हो गया, रूम का किराया हो गया, बिजली बिल, कमीशन, मजदूरी, विज्ञापन आदि। तो इसको हम समझेंगे एक्सपेंसेस, खर्चे। जैसे हम बिजनेस चलाने के लिए बहुत
जो है हमको खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे हम कहीं से सामान मंगा रहे हैं तो उसमें हमारे गाड़ी का किराया जो होता है उसको भी एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें रूम में हम अपना दुकान किए हुए हैं या फिर कंपनी किए हुए हैं उसका भी जो हमारा पेमेंट देना होता है, रूम भाड़ा देना होता है, वो भी जो हमारा इसके अंतर्गत आया। फिर जो हम बिजली का यूज कर रहे हैं, बिजली के जो बिल आता है उसका जो पैसा होता है, उसका जो पेमेंट होता है, ये जो हम देते हैं इसको भी हम जो है एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद से कमीशन हो गया। कमीशन में जो भी हम मान लीजिए किसी को कमीशन दे रहे हैं तो ये भी जो हमारा एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा जो लोग हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको हम जो सैलरी देते हैं या फिर मजदूरी देते हैं उसको जो हम एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। फिर हम अपने कंपनी के जो है प्रचार के लिए जो भी खर्चा, विज्ञापन के लिए जो भी पैसा खर्चा करते हैं उसको जो है एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हम जान लेंगे ड्राइंग आहरण। बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जो पैसे व्यापार से लेता है या खर्च करता है वह आहरण कहलाता है। जैसा कि व्यापार का मालिक जो होगा, ओनर, वो जो अपना पैसा निकालेगा, जो उसकी कमाई होगी उसके कंपनी से जो भी पैसे निकालेगा, वो जो उसका मेन मालिक होगा वहाँ से जो पैसा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालेगा उसको हम जो है आहरण करते हैं, ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकम। बिजनेस में जो भी कमाई हुई है उसमें से जो भी खर्च हुआ है उसको निकालने के बाद इनकम होती है। जैसे कि हम बिजनेस में जब कोई भी सामान खरीद के लाते हैं फिर उसको बेचते हैं तो इन दोनों के बीच में जो हमारा पैसा बचता है उसको जो है हम आय कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आय इज इक्वल टू होता है कुल कमाई माइनस खर्च। आय जो होता है हमारी कुल कमाई होती है, उसके बाद से हम जो सामान खरीद के लाए थे उसको माइनस कर देंगे खर्च, और उसमें से खर्च जो होगा हमारा उसको भी जो भी एक्सपेंस होगा उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से जो हमारी आय निकल जाएगी। नेक्स्ट सेल्स, बिक्री या विक्रय। किसी भी वस्तु या फिर सेवा को पैसे के बदले या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले किसी दूसरे को दिया जाता है तो उसे बिक्री कहा जाता है। जैसे कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं दुकान से तो हम या फिर उसको कैश देंगे या फिर अनदर वहाँ पे जो चीज़ें एक्सेप्ट हों वो देंगे, तो उसके बदले जो हम वस्तु लेते हैं या फिर कैश के बदले हम कुछ और लेते हैं तो उस चीज़ों को बिक्री कहा जाता है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं परचेज। कोई भी वस्तु या सेवा लेने के लिए किसी दूसरे को पैसे या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो उसे खरीद कहते हैं। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए जो हम पैसा देते हैं, पैसे देते हैं या फिर कोई अन्य वस्तु देते हैं तो उसको जो है हम खरीद कहते हैं या फिर क्रय भी कर सकते हैं। आगे आप देख लेंगे। और यहाँ पर जो है इतना हमारा था, इतना हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम आपको जो है एंट्री बताने वाले हैं, तो एंट्री के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही एंट्री की वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको टैली पढ़ाते रहेंगे। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो है हमारा IT कंप्यूटर वाला, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा जो है PDF का, यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको यूज कर पाएंगे। और यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।